हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने एमएसटी सीटी का परिवर्तन बैच स्टार्ट किया है और रोटेशनल डायनामिक्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द ईयर 1999 टू 2020। मतलब 1999 टू 2020 तक हम पूरे के पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो कुछ बाकी थे हमारे। आज इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ये एक्चुअल में लेक्चर नंबर 4 है क्योंकि कुछ सेक्शन यहाँ पर बचा था हमारा, तो यहाँ पर ये हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था पूरा का पूरा, एकदम वेल टू वेल हमने सॉल्व किया था। आपने वो लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा सा हमारा एक स्मॉल मिस्टेक होने के कारण हमारा जो आंसर है ये नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1.44। इसका जब हम अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे ना, तो इसका अंडर रूट दोस्तों 0.12 नहीं आता है, इसका अंडर रूट जो आता है ये 1.2 आता है। आप इसका अंडर रूट मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका अंडर रूट ऑफ 1.44 का वैल्यू 1.2 होता है। तो ये क्या आता है, फिर यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको रूप करता हूँ, तो यहाँ पर आता है फिर 1.2 आता है। ये पाई स्क्वायर जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन उसके बाद ये 2 इंटू यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है ये 1.2 आता है। तो अगर आप 1.2 का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आता है, 1.2 का स्क्वायर नियर अबाउट 1.2 का स्क्वायर रूट नियर अबाउट 1.1 आता है। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आता है 2.2। तो 2.2 सेकंड इट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द टाइम पीरियड। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। तो दोस्तों, थोड़ा एक स्मॉल मिस्टेक होने के कारण मतलब मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि समय हो रहा था और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कारण मैंने ही छोड़ दिया था। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने पूरी की पूरी चीजें डिस्कस की थी। हम कहाँ तक आए थे, क्वेश्चन नंबर हमने 31 सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 32 तक आए थे। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर। अगर आप दोस्तों इसके आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए एमएसटी सीईटी के, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी हम ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में नोट्स दोस्तों ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि फ्री है मतलब ऐसा नहीं कि मतलब क्वालिटी कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्री है लेकिन क्वालिटी में दम है दोस्तों। आप मतलब लेक्चर से मजा लेते होंगे कि कितना दम है लेक्चर में और कितना नोट्स में दम है। ठीक है, और अच्छे से अच्छे मैं आपको नोट्स देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक हो, तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर करना है। पूरे महाराष्ट्र को फ्री ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए, कम से कम बजट में एजुकेशन मिलना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है, यही एसपी सर का, यही परिवर्तन ऐप का, परिवर्तन एकेडमी का उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि बहुत प्यारा सा एंड ईजी वाला क्वेश्चन है। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 32? सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। तो एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ओके, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज। ये जो क्वेश्चन है ये एमएसटी सीटी 2002 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेशियो ऑफ गिवन डेटा में लिखता हूँ। ये दोस्तों गिवन डेटा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके जो नोट्स है ना ये बढ़िया बन जाए उसके कारण मैं आपको यहाँ पर नोट्स मतलब गिवन डेटा लिख कर दे रहा हूँ नोट्स में। ओके, तो द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मतलब ओमेगा ऑफ अ मिनट हैंड टू द ओमेगा ऑफ आवर हैंड, इसका आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय क्या होता है, टी होता है। अगर हम यहाँ पर मिनट हैंड की बात करें तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड होता है। ठीक है, सो वैसे ही सिमिलरली दोस्तों क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड विच इज इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई बाय क्या आता है, टाइम पीरियड ऑफ द आवर हैंड आता है। तो ये दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा एच जो आता है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2 पाई कैंसिल होते हैं, तो डायरेक्टली ये क्या आता है दोस्तों, ये टी एच ऊपर जाता है एंड ये टी एम क्या आता है, नीचे आता है। तो अभी आप ही मुझे बताइए कि एक वॉच का यहाँ पर
काटा है या फिर वॉच है, तो वॉच का जो मिनट हैंड है, ठीक है, तो मिनट हैंड को एक पूरा का पूरा राउंड मारने के लिए, एक पूरा का पूरा राउंड मारने के लिए कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है। मिनट हैंड के लिए कितना लगता है? 1 आवर्स लगते हैं। एंड अगर आवर हैंड है, मतलब घड़ी का जो तास काटा बोलते हैं जिसको मराठी में, तर तास काट्याला पूर्णपणे चक्कर मारण्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो किती लागतात, टाइम किती लागतो? तर पूर्णपणे 12 तास लागतात। अरे बरोबर आहे का नाही? बघा या ठिकाणी जेव्हा घडीचा काटा, तास काटा जेव्हा पूर्ण रोटेशन कंप्लीट करेन, या 12 पासून 12 पर्यंत जाएगी, म्हणजे 12 तास लगता कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 12 आवर्स आएगा। और मिनट हैंड के लिए पूरा एक चक्कर मारने के लिए उसको 1 आवर लगता है। तो कितना आता है ये? 12:1, मतलब 12/1, मतलब ये कितना आता है? 12:1 आता है, ठीक है। सो 12:1 इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पर आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या बात है सर, कितना इजी वाला क्वेश्चन पूछा है हमें, बहुत इजी है दोस्तों। देखो जब आप सॉल्व करेंगे ना तब आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 और ये मार्च नहीं, MST CET 2003 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? When particle revolves with a uniform speed, मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो रहा है? घूम रहा है ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड में घूमे या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में घूमे तो नो फोर्स एक्ट ऑन, मतलब उसके ऊपर फोर्स तो एक्ट होता ही है। अगर यहाँ पर आता फोर्स एक्ट्स ऑन इट तो करेक्ट होता। तो नो एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो होता ही है, उसके कारण ही फोर्स होता है ना। तो नो वर्क इज डन बाय इट एंड इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दोस्तों यहाँ पर अगर स्पीड दिया होता, तो सही जवाब ये आता, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट ये आता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज होता है, क्योंकि टेंशियल वेलोसिटी जो होता है ये हर पॉइंट पर क्या हो जाता है? चेंज होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द नो वर्क इज डन बाय इट इज द क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको ये करता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाए। अगर स्पीड दिया होता तो ये आंसर सही आता। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हमारे पास समय बहुत कम बचा है और कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का मीनिंग जान लेते हैं। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 34? अ कार ऑफ मास 800 kg मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 40 meter. If the coefficient of the friction is 0.5, then the maximum velocity with which a car can move is. मतलब दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना ये हर बार आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, दैट इज Vmax इक्वल टू फॉर्मूला है μvs rg। ये जो है इस टाइप के जो है IMP है, बहुत बार रिपीटेशन हो चुका है ऐसे MCQ का, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी 2021 एग्जाम में ही आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है 2004 में पूछा गया है, उम्मीद करते हैं कि 2021 में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में दोस्तों हमें क्या क्या लिखना है? जो भी दिया है वही लिखना है। तो मास हमें दिया है, मास की कुछ आवश्यकता नहीं, वैसे तो 800 kg दिया है तो लिख लेते हैं। देन उसके बाद रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 मीटर है। एंड देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.5 दिया है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो कीजिए फाइंड आउट। फिर μs कितना है? 0.5 दिया है। देन उसके बाद r का वैल्यू कितना है? 4 है। एंड g का वैल्यू दोस्तों कितना है? g का वैल्यू तो हम 10 मानते हैं। ओके जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये 40 और ये 10 कितने होते हैं? 40 और 10 400 होते हैं, ठीक है। एंड देन ये 5 4 कितने होते हैं? 5 4 अरे 4 पंजे 20, 5 4 20, तो ये आ गया, ये आता है। और एक डिजिट के बाद मतलब ये 200 आता है। अंडर रूट ऑफ 200 का वैल्यू कितना आता है दोस्तों? देखो अंडर रूट ऑफ अगर ऐसा होता यहाँ पर, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट जस्ट। अगर यहाँ पर दोस्तों ऐसे होता अंडर रूट ऑफ 225 होता तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आता? 15 आता। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, थोड़ा कम है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर 9.8 लेंगे ना, इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसका कैलकुलेशन दोस्तों आता है 196.0 आता है। तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है? Vmax इक्वल टू आता है दोस्तों 14 आता है। तो 14 कहाँ पर है? यस, ऑप्शन नंबर बी पर। यहाँ पर मुझे 14 दिख रहा है, तो फिर देर किस बात की, ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, या जरूर देखा था। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने देखा था। कहां पर?
देखो सेम क्वेश्चन लेक्चर नंबर हमने सेकंड में देखा था। आप इसका आंसर मुझे आप बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों MSTCG 2004 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ मास m and a length l stand in equilibrium in a vertical position. The maximum horizontal velocity that should be given at the bottom, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द बॉटम कितनी होती है, √5rg होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं r इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होता है, l होता है, और v इक्वल्स टू हमें पता है √5rg होती है वेलोसिटी एट द बॉटम। vb इक्वल्स टू यहाँ पर 5 की जगह पर l पुट, सॉरी r की जगह पर l पुट कीजिए, बाकी एज इट इज रखिए। तो vb कितना आता है, vb इक्वल्स टू √5lg आता है। ठीक है, दैट इज द vb मतलब क्या है दोस्तों, वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन है। ठीक है, इतना तो आपको याद आ रहा है। सेम क्वेश्चन है लेक्चर नंबर सेकंड में हमने देखा था, तो मैं फास्टली यहाँ पर ले रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। चलो, बताना भी नहीं आता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 जो कि MSTCG 2004 में पूछा गया है। व्हील ऑफ डायमीटर, अच्छा एक व्हील का डायमीटर दिया है। चलो डायरेक्टली गिवन डेटा लिख लेते हैं। ये रहा गिवन डेटा जो कि हम G1 डेटा बोलते हैं। तो D यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर है। तो R कितना आएगा दोस्तों, R आएगा 10 सेंटीमीटर। अभी ये क्या पूछने की बात है। देन रोटेटिंग एट अ स्पीड दिया है, मतलब n दिया है, n कितना है 600 RPM है। तो इसका RPS में कीजिए तो 600 अपॉन ये आता है 60, 0 कैंसल, तो ये अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो ये आता है 10 RPS आता है। देन उसके बाद द लिनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन और एट इट्स रिम इज, मतलब लिनियर वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। लिनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, और ओमेगा क्या होता है 2πn होता है, और ये r एज इट इज। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। देन ये क्या आता है 2π इंटू n का वैल्यू कितना आता है 10 आता है, और यहाँ पर r का भी वैल्यू कितना है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्जन करें तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है। देखो यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो आपको सेंटीमीटर में ही रखना है। अगर मीटर पर सेकंड में आंसर ऑप्शन दिए होते तो आपको इसको क्या करना पड़ता, फिर मीटर में कन्वर्जन करना पड़ता है, यानी कि 0.1 मीटर आता है। तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर ही यूज करना है। तो ये कितना आता है 10 आता है। देन उसके बाद 2π का वैल्यू तो सबको पता है कितना आता है 6.28 आता है, और ये 10 इंटू 10 कितना आता है, ये 100 आता है। देन ये 6.28 इंटू 100 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 628 पॉइंट समथिंग आता है, तो 4 यहाँ पर दिया है, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड आता है। तो ये रहा वेलोसिटी, दैट इज द लिनियर वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को, सॉरी बी नहीं डी है, डी को ताला लगाया जाए। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अभी हमें थोड़ा फटाफट करना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इस टाइप का भी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुका है लेक्चर नंबर सेकंड में। मैंने दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करके दिया है आपको, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मतलब आपको लेक्चर नंबर सेकंड में बताया है। तो क्या है आंसर आप ही बता दीजिए, लेकिन ऑप्शंस थोड़े अलग थे, ये बात अलग थी। वहां पर बोथ ए एंड बी नहीं, बी एंड सी ऑप्शन था, पता है, याद आ रहा है। अरे यार देखो ये ऐसे फॉर्मूला था, एफ इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर नॉट था, और दूसरा फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर नॉट था। ये ऑप्शन बी था, ये ऑप्शन सी था, और ऑप्शन डी क्या था, बोथ बी एंड सी। तो हमने बोथ बी एंड सी आंसर लिखा था। लेकिन यहाँ पर ऐसे है क्या, नहीं है। देखो यहाँ पर आर नॉट की जगह पर क्या है, जस्ट आर है जो कि यूनिट वेक्टर है। देन यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर फोर्स बताया है वेक्टर फॉर्म में, तो ये प्लस तो नहीं आएगा यार, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है क्या, नहीं, वेक्टर फॉर्म में माइनस आता है सेंटीमीटर। हाँ तो ये माइनस, ये यहाँ पर तीनों की जगह पर माइनस है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये भी यूनिट वेक्टर है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन यूनिट वेक्टर है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर दोस्तों माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, देखिए यहाँ पर माइनस एम आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर होता एंड इनटू आर नॉट वेक्टर होता, या फिर जस्ट आर वेक्टर होता, यूनिट वेक्टर होता, तो ये भी दोस्तों सही जवाब आता। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, उन्होंने थोड़ा अलग दिया है, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। जस्ट 1 मिनट यहाँ पर रफ हो चुका है।
ओके, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर क्या किया जाए, ताला लगाया जाए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। और ये 38 तो सबको पता है, ये मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जब हम यूनिट टेस्ट ले रहे थे आपको मैंने बताया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये MSTCT 2005 में पूछा गया है। क्या है? द एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला सबको पता है, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा होता है, ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड होता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है? मास ऑफ द व्हीकल। देखो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है, इसके ऊपर अगर यहाँ पर ऐसे आता द एंगल ऑफ बैंकिंग इज डिपेंडेंट ऑन, तो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल आता, रेडियस ऑफ कर्वेचर आता, एंड हाइट ऑफ द इंक्लिनेशन आता। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट बोलने के कारण यहाँ पर क्या आएगा? मास ऑफ द व्हीकल आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं आगे, आप देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन आवर हैंड ऑफ अ वॉच इच। दोस्तों बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमें किसका पूछा है? गिवन डेटा सॉल्यूशन लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड पूछा है, तो फार्मूला क्या है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ द आवर हैंड। आवर हैंड को आपको दोस्तों पता है कितने समय लगता है एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने के लिए? आवर हैंड को कितना लगता है? आवर हैंड देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ t इक्वल्स टू 12 आवर्स तो लगते हैं एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, तो यहाँ पर आएगा 12। सेकंड में कन्वर्जन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेडियन पर सेकंड है, रेडियन पर सेकंड है, रेडियन पर सेकंड होने के कारण यहाँ पर सेकंड में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 60 को 60 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, और एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसके काटाकाटी करते हैं, 2 6 12 होते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आता है? पाई अपॉन ये 6 एज इट इज, और ये 60 इंटू 60 कितना आता है? 3600 आता है। देन उसके बाद ये पाई अपॉन, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है दोस्तों 21,600, और ये आता है इसका यूनिट, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड। दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड। और ये फिक्स है दोस्तों, आप मतलब डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, तो ये आपको कैलकुलेशन हर समय करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर यही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? यस, बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द पाई अपॉन 21,600। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट इज द, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14, और इस टाइप का भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने देखा था, और ये MSTCT 2006 में पूछा है हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में। सेम कुछ फर्क नहीं है, सेम MCQ हमने स्टडी किया था। क्या है MCQ? देखो, व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ किया था। यहाँ पर जब व्हीकल जो है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर जब टर्न लेता है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो कौन सा आंसर आएगा? यस, अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द टायर आएगा, वही क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है, जो इनवर्ड फोर्स है सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है उसको ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो FC यहाँ पर क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस टाइप का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया है, अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है। क्या है? डायरेक्टली दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, थोड़ा आपको क्या करना है, मतलब फिरवा फिरवी करना है, जरा आपण मराठी म्हणतो फिरवा फिरवी, इक्वेशनची फिरवा फिरवी करायची। ओके, आणि हा जो क्वेश्चन आहे राजांनो MSTCT 2006 मध्ये विचारला गेलेला आहे। ओके, आपण पूर्णपणे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर घेतोय, आणि प्रिव्हियस इयरच्या क्वेश्चन पेपर मधूनच फायनली क्वेश्चन पेपर डिझाईन होतो, आणि 2021 मध्ये पण हेच क्वेश्चन येण्याची म्हणजे शक्यता, दाट शक्यता आहे। ओके, चला ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 41, अ बॉडी ऑफ मास m परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ n along the circumference of a circle having the radius r, the force is given by। अच्छा, डायरेक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है mr ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये mr एज इट इज इन टर्म्स ऑफ हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा को हम 2 पाई n लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ओमेगा को जब मैं 2 पाई n लिखूंगा तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। तो कहाँ पर है ऑप्शन? देखो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू एम आर है, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू एम आर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 38 सेम ही है। यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग है। देखो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर जस्ट एंगल ऑफ बैंकिंग है एंड यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है। सेम है क्वेश्चन सेम। अभी बहुत सारे बच्चों को तो मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है, एक ही फार्मूला है यार, tan थीटा का लो फार्मूला डायरेक्टली। tan थीटा का फार्मूला क्या है, v²/rg है, या फिर डायरेक्टली लो v इक्वल टू फार्मूला ले लो v इक्वल टू rg tan थीटा होता है। मतलब जो एंगल ऑफ बैंकिंग हो या फिर मैक्सिमम स्पीड हो, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पर डज नॉट डिपेंड ऑन पूछा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ द व्हीकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है। ओके चलिए क्या क्वेश्चन पूछा है जान लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ना कि सीईटी में, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसके कारण मैंने यहाँ पर लिया है। बोर्ड एग्जाम 2008 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड ऑफ अ रेडियस 20 मीटर। मतलब डायरेक्टली यहाँ पर मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। तो गिवन डेटा क्या क्या दिया है यहाँ पर आप गौर से देखिए। आर दिया है 20 मीटर है, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज, मतलब म्यू क्या दिया है 0.25 दिया है, उसको हम म्यूएस भी बोलते हैं। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, अच्छा जी इक्वल टू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। दोस्तों देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इस फॉर्मूला के ऊपर कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वी मैक्स इक्वल टू म्यूएस इंटू आर जी। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है भैया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और अगली बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो म्यूएस का वैल्यू कितना है, म्यूएस का वैल्यू है यहाँ पर दिया है, तो जो दिया है हम वही पुट करेंगे। म्यूएस का वैल्यू 0.25 इंटू आर का वैल्यू है 20 और ये 9.8। इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो ये है ना जी है ना, आप उसको 10 ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन जो है ये सही आता है। तो यहाँ पर मैं जी का वैल्यू, मतलब उन्होंने तो बोला है 9.8, लेकिन हमें 10 ही यूज़ करना है क्योंकि कैलकुलेशन ईजी चाहे। ओके तो ये 0.25 इंटू 20 कितने होते हैं, 55 म्हणजे 25 2 50 होते हैं। तो ये 50 आ गया, एक जीरो आ गया और टू डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब ये 5.00 आ गया, इंटू ये कितना आता है 10 आता है। तो ये अंडर रूट ऑफ ये दोस्तों कितना आता है, ये 5 इंटू 10 कितना आता है 50 आता है। मतलब ये दोस्तों एक्चुअल में पता है आपको कितना आने वाला है, ये नियरली इक्वल टू आया है। अगर आप 9.8 लेंगे ना, जी की वैल्यू अगर आप 9.8 लेंगे तो आंसर आता है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 49 आता है। ठीक है, तो कम आता है, तो अंडर रूट ऑफ 49 या फिर अंडर रूट ऑफ 50 का वैल्यू कितना है 7 पॉइंट समथिंग आता है। तो यहाँ पर 7 पॉइंट मतलब ये 7, मतलब ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। इफ अ पार्टिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी। और ये जो क्वेश्चन है MSTCT 2008 में पूछा गया है। तो यहाँ पर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब यूनिफॉर्म स्पीड होता है ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन माइनस r ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, जी स्पीड है चाहे यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, रेडियल एक्सेलरेशन होता है। लेकिन क्या ये होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यहाँ पर ये रेडियल एक्सेलरेशन है, ये कौन सा है, ये भैया रेडियल एक्सेलरेशन, ये भी कौन सा है, रेडियल एक्सेलरेशन। हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाया जाए। चलिए सबको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रिपीट देखना है, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 25। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बाकी आगे के लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं साइमल्टेनियसली गिवन डेटा लिखता हूँ और ये बहुत ईजी है, इतना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, और टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज, मतलब टेंशन दिया है, टी कितना दिया है 6.4 न्यूटन दिया है, एंड लोड इज अप्लाइड टू इट एट इट्स लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड। मतलब मास कितना दिया है बच्चों, मास दिया है 0.1 kg दिया है।
इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, लेंथ मतलब जो आपको पता है वही रेडियस होता है अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। 6 मीटर दिया है एंड देन एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करने को बोला है। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है v लीनियर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। तो आपको मैं दोस्तों बता दूं टेंशन ही होता है। देखो अगर आप किसी स्ट्रिंग को अगर आप अटैच करेंगे मास एंड उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर घुमाएंगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या करता है, वही सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स विच इज इक्वल टू क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों क्या आता है, ये टी अपॉन ये आता है एम आर आता है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ओमेगा इक्वल टू ये आता है अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम आर आता है। तो वैल्यू डायरेक्टली पुटअप कीजिए, मैं इसको नीचे लेता हूँ। ओके तो इसमें डायरेक्टली आपको वैल्यू पुटअप करना है। तो क्या आएगा वैल्यूज, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी का वैल्यू दोस्तों कितना है 6.4 है, एम का वैल्यू कितना है 0.1 है और आर का वैल्यू कितना है, आर का 6 है। तो इसका अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन कितना आता है दोस्तों, देखो 6.4 अपॉन 0.1 कितने होते हैं, डायरेक्टली 64 होता है, 64 अपॉन 6। इसका अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आता है, ये आता है 6 1 6, यहाँ पर बचते हैं 0, तो ये आता है 0, तो ये 10.6 6 36, 6 6 36, मतलब अंडर रूट ऑफ 10.66। मतलब आंसर क्या आने वाला है, 3 पॉइंट आने वाला है। आपको ये बात मतलब समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यस अंडर रूट ऑफ 10 मतलब 3 आता है, 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 3.2 लिखता हूँ। तो ये आता है ओमेगा। तो 3.2 कहाँ पर आंसर है देखिए फिर, यस 3 दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए, यही दोस्तों क्या है सही आंसर है। एक मिनट जस्ट, यस ओके। तो यहाँ पर अरे यार कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए तो यहाँ पर अभी हम दोस्तों रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के अगले वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हम सॉल्व करेंगे और ये बहुत इजी वाले हैं, इतने कुछ हार्ड नहीं है। यस ओके चलिए, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड दबा के शेयर करना है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।